नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था जो कि मुगल काल में अकबर द्वारा शुरू की गई थी, उसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो, और इसके अलावा अगर कोई भी ऐसे एग्ज़ाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर कि हिस्ट्री ऑप्शनल है या हिस्ट्री से रिलेटेड जो है उसमें सिलेबस के अंतर्गत सवाल पूछे जाएंगे, तो मनसबदारी को लेकर यहाँ सवाल पूछे जाते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मनसबदारी। तो आज इस वीडियो में हम सारा कुछ कवर करेंगे मनसबदारी के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, मनसबदार क्या होते थे उसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जो आज का ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मनसबदारी। तो मनसबदारी को जानने से पहले हम मनसब को देखते हैं। मनसब से बना है ये मनसबदारी सब। तो मनसब क्या होते हैं? तो मनसब जो शब्द है दोस्तों, फारसी शब्द है। मनसबदारी के अंतर्गत हमने मनसब शब्द को देखा। यह शब्द जो है फारसी शब्द है और यही मनसब शब्द जो है मनसिब से बना है। और मनसिब का अर्थ, मनसिब जो है अरबी भाषा का है, यानी यह मनसब शब्द अरबी भाषा के मनसिब शब्द से बना है। और अगर इस मनसब शब्द का अर्थ देखें हम, या मनसब होता क्या है, तो ये होता है कोई पद या पदानुक्रम। और अगर मनसबदारी की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा, इसी अर्थ को अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड जो मनसबदारी है उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मनसबदार वह होते हैं जो कि जैसे दरबार के अंदर उनका क्या पद होगा या क्या ओहदा होगा, वह कौन सी लाइन में बैठेंगे। जैसे 5000 का मनसबदार है, जैसे यहाँ बादशाह बैठता है, और 5000 का जो मनसबदार है, मान लो सबसे ज़्यादा मनसबदारी इसके पास है, तो यह सबसे आगे वाली लाइन में। 3000 का मनसबदार है उससे पीछे वाली में, 2000 का मनसबदार है इससे पीछे वाली लाइन में रहेगा। तो एक तरह से ये पद बताया जाता था मनसबदार का। और आगे हम इसी से रिलेटेड जो जात और सवार वह देखेंगे। तो यही होता था मनसबदार कि मनसब होता क्या है, मनसब का मतलब होता है पद या पदानुक्रम, यानी वह कौन से बादशाह के सामने कौन से पद में या कौन से रो में बैठेगा। इसके अलावा हम देखें मनसबदारी व्यवस्था जो थी उसकी संकल्पना। इस व्यवस्था की जो संकल्पना है, यानी इसका विचार या इसकी शुरुआत जो है वह एक खलीफा थे जिनका नाम था अब्बा सईद। इन्हीं अब्बा सईद द्वारा जो है इसको मनसबदारी व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि मनसबदारी व्यवस्था की संकल्पना किसने की थी, तो अब्बा सईद द्वारा की गई थी सर्वप्रथम। इसके अलावा हम इसको आगे देखें भारत में, तो भारत में इस व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय जाता है अकबर को। भारत में इस व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय पूर्णतया अकबर को जाता है, और जिसने जो है यह व्यवस्था, यानी अकबर जो था मुगल था, और इसने जो ये व्यवस्था जो है मध्य एशिया, यानी इस व्यवस्था की शुरुआत जो है मध्य एशिया से प्रभावित होकर लागू की। अगर पूछा जाए कि अकबर ने जो भारत में मनसबदारी व्यवस्था चलाई तो किससे प्रभावित होकर लागू की थी, तो मध्य एशिया से प्रभावित होकर लागू की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है ये, कई बार पूछा जाता है कि मुगलों ने मनसबदारी व्यवस्था को कहाँ से ग्रहण किया या कहाँ से प्रभावित होकर लागू की, तो हो जाएगा इसका आंसर मध्य एशिया। और इसी व्यवस्था को जो है दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था को मुगल व्यवस्था का, यानी मुगल प्रशासन का इस्पाती ढांचा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस व्यवस्था को जो है मुगल प्रशासन का इस्पाती ढांचा कहा जाता है, तो वह कहा जाता है मनसबदारी व्यवस्था को कहा जाता है। यानी इसी व्यवस्था को जो है
मुगल प्रशासन का इस्पाती ढांचा कहा जाता है। यानी ये इतनी महत्वपूर्ण थी मुगल प्रशासन के अंतर्गत। अब हम इस मनसबदारी व्यवस्था को लाने का उद्देश्य देखेंगे कि किस प्रकार से इसका उद्देश्य रहा या लागू करने का उद्देश्य क्या था, वह देखेंगे हम। तो अब देखते हैं इसके लाने के उद्देश्य कि क्या क्या उद्देश्य रहे मनसबदारी व्यवस्था को लाने के या लागू करने का उद्देश्य। तो सबसे पहला उद्देश्य इसका है, जो मुगल थे वह अपनी सैन्य व्यवस्था, मुगल सैन्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने के लिए, यानी इसका प्रमुख उद्देश्य था मुगलों में जो सैन्य व्यवस्था थी उसको एक तरह से सुदृढ़ किया जाए। इसके अलावा दूसरा जो इसका पॉइंट है वह है अभिजात्य वर्ग को प्रशासन का अंग बनाना। अभिजात्य वर्ग यानी यहाँ पर जो है केवल सैनिक ही नहीं थे, कि जो दूसरे असैनिक भी जो थे वह भी है प्रशासन का जो अंग बन पाए, उनको भी मनसबदारी दी जाती थी। जैसे हमने देखा कई सारे असैनिक हैं, अमीर हैं, उनको भी मनसबदार बनाया गया। तो इस तरह से अभिजातीय वर्ग जो है उसको प्रशासन का मुख्य अंग बनाना इसका उद्देश्य था। उसके अलावा मनसब उसी को दिया जाता था दोस्तों जो इसके योग्य होते थे। तो योग्य व्यक्तियों को प्रशासन का हिस्सा बनाना, यानी योग्य व्यक्ति को जो है प्रशासन का हिस्सा बनाया जाता था। इसके अंतर्गत मनसब जो है उसी को प्रदान किया जाता था जो उसके योग्य होते थे। तो इस तरह से मनसबदारी के कारण मुगल प्रशासन को योग्य व्यक्ति मिल जाते थे, यानी उनका चयन आसानी से कर पाते थे और उन्हीं को जो है मनसब दिया जाता था। इसके अलावा जो है केंद्रीकरण को बढ़ावा, केंद्रीकरण को बढ़ावा यानी यहाँ जो है नियुक्ति, यानी नियुक्ति का जो अधिकार है, केंद्रीकरण को बढ़ावा के अंतर्गत हम देखेंगे नियुक्ति का जो अधिकार है वह केवल बादशाह को होता था। बादशाह ही मनसब प्रदान करता था या मनसबदारों की नियुक्ति करता था। तो नियुक्ति का अधिकार जो है बादशाह द्वारा किया जाता था। इसके अलावा नौकरशाही में दक्षता, यानी जो भी उसका ढांचा है प्रशासन का उसमें दक्षता लाना, यह जो था इसके लाने के उद्देश्य थे मनसबदारी के। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं कि मनसबदारी की क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो एकल सेवा। एकल सेवा का मतलब है दोस्तों यहाँ पर यह है व्यवस्था जो थी सैनिक व असैनिक दोनों के लिए थी। सैनिक व असैनिक दोनों के लिए व्यवस्था थी, इसका मतलब एकल सेवा। इसके अलावा ये व्यवस्था जो थी योग्यता पर आधारित थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि योग्यता पर यह व्यवस्था आधारित थी, यानी कि वंशानुगत नहीं थी। कोई भी व्यक्ति जो है अपनी योग्यता से मनसबदार बन सकता था। इम्पोर्टेंट है कि मनसबदारी व्यवस्था क्या वंशानुगत थी, तो कथन कारण में आए तो वंशानुगत नहीं थी। इसके अलावा ये व्यवस्था जो है हस्तांतरणीय थी। मनसबदारी जो व्यवस्था थी वह हस्तांतरणीय थी, यानी मनसबदार का जो है 3 वर्ष में स्थानांतरण हो जाता था, एक जगह से दूसरी जगह पर इसका स्थानांतरण हो जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें हम देखते हैं जात और सवार। तो पहले हम जात के बारे में देखते हैं, जात क्या था। तो दोस्तों जो जात होता है उसका अर्थ है, इसका अर्थ है मुगल जो थे, मुगल प्रशासनिक क्रम में, यानी जात का अर्थ मुगल प्रशासनिक पदानुक्रम में
जो है आपकी स्थिति क्या होगी, यानी जो मनसबदार है उसकी स्थिति क्या होगी। अगर पूछा जाए जात का क्या अर्थ है, तो मुगल प्रशासनिक पदानुक्रम में, यानी जो पद है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ बादशाह होता था और यहाँ मनसबदार होते थे इसके सामने। तो अगर जो सबसे ज़्यादा बड़ा मनसबदार है वो सबसे आगे, उससे कम वाला उसके पीछे और उससे कम वाला उसके पीछे होता था। और ऐसे ही उनका पद होता था कि ये सबसे बड़े पद वाला पहले, उसके बाद में घटते क्रम में। तो यही जो है जात होता था, कि जात का अर्थ है मुगल प्रशासनिक पदानुक्रम में आपकी स्थिति। और इसी से जो है, इसी जात से जो है पदानुक्रम से वेतन का निर्धारण होता था। वेतन का जो है निर्धारण भी इसी से होता था। इसके अलावा हम देखें और कि जो है 1595 में के अंतर्गत जो एक और मुख्य वर्ड आया, यहाँ हमने जात देखा और 1595 में एक वर्ड आया सवार। तो जात और सवार मनसबदारी जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत विशेष अपना स्थान रखते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो अब सवार क्या होता है उसके देखते हैं। तो सवार का मतलब होता है सैनिक उत्तरदायित्व। सवार का जो अर्थ है वह हो जाएगा सैनिक उत्तरदायित्व है। इसी शब्द का अर्थ है कि जो सैनिक उत्तरदायित्व क्या होगा उनका, तो वही सवार होते थे, कितने सैनिक रखता है, कौन सा मनसबदार कितने सैनिक रखता है। तो यानी अब जो होगा, अब वेतन का निर्धारण जात व सवार दोनों के आधार पर होगा। वेतन का निर्धारण जो है अब दोनों के आधार पर किया जाएगा, जात और सवार। अब अगर हम इसकी आगे जो विशेषताओं में देखें, तो मनसबदार जो होते थे, मनसबदारों की नियुक्ति प्लस पदोन्नति, यानी उसकी नियुक्ति करना और पदोन्नति, इसका जो कार्य है, इन दोनों की अनुशंसा जो करता था, अनुशंसा याचिका जो होती थी, वह जो करता था वह करता था मीर बख्शी। पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, कि कौन था जो मनसबदारों की नियुक्ति या पदोन्नति जो थी उसकी अनुशंसा करता था, या याचिका जो है बादशाह के पास ले जाता था, यह अनुशंसा करता था ये बादशाह के पास, और बादशाह के सम्मुख जो है यह अनुशंसा बादशाह के सम्मुख रखता था कि यह योग्यताधारी है, इसको मनसबदार बनाया जाए। तो सारा कार्य जो देखता था वह मीर बख्शी देखता था। इसी के अनुशंसा पर जो है बादशाह मनसबदारी प्रदान करता था और मनसबदार बनाता था। इसके अलावा मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति, नियुक्ति है, पदोन्नति है, स्थानांतरण, पदोन्नति, यानी वापस उनको पद से हटाना, कम करना उनका पद करने का, दोस्तों इम्पोर्टेंट है, एकमात्र अधिकार, यानी सारा जो अधिकार था ये किसको था, बादशाह को था। बादशाह द्वारा ही इनकी नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण या पदोन्नति की जाती थी। मीर बख्शी का कार्य केवल इन मनसबदारों के लिए अनुशंसा करना था, या इनकी जो है इनकी तरफ से याचिका लेके वह बादशाह के सामने सम्मुख इनकी अनुशंसा रखता था। और देखते हैं हम इसके अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी योग्यता और अनुभव, वफादारी के आधार पर मनसब प्राप्त कर सकता था। यानी कोई भी व्यक्ति, हमने पहले भी देखा था
योग्य व्यक्तियों का चयन करना प्रशासन के अंतर्गत। तो कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता, अनुभव और वफादारी के आधार पर मनसबदार बन सकता था, मनसब प्राप्त कर सकता था। और अगर बात करें हम मनसबदार के वेतन की, तो वेतन जो है नगद व जागीर दोनों रूपों में दिया जाता था। इंपॉर्टेंट है कि मनसबदारों का वेतन किस प्रकार से दिया जाता था, तो दोनों रूप में, नगद व जागीर दोनों रूप में मिलता था। मनसबदारों का जो वेतन है नगद व जागीर दोनों रूपों में मिलता था। और इनके वेतन को जो है, इनका जो वेतन होता था उसको तलब कहा जाता था। तलब ए खास या तलब, इसको जो है तलब ए खासा या तलब कहा जाता था इनके वेतन को। इसके अलावा यह जो अनुशंसा याचिका थी, हमने देखा यहाँ अनुशंसा की जाती है, इसको तनवीज कहा जाता था। अनुशंसा याचिका जो है इसको तनवीज कहा जाता था। और देखते हैं हम मनसबदारी के अंतर्गत। तो दोस्तों जो मनसबदारों को जागीर दी जाती थी उसके बारे में देखते हैं। मान लो ये कोई एक्स जागीर है, तो मनसबदारों का इस जागीर पर कोई अधिकार नहीं होता था। मनसबदारों का जागीर पे कोई अधिकार नहीं होता था। केवल यह होता था कि इस जागीर से जो प्राप्त आय होगी, इस जागीर से प्राप्त आय से मनसबदार का जो वेतन दिया जाएगा, बस। मान लो किसी मनसबदार का वेतन 8,000 निर्धारित है, कि इसको इस जागीर से होने वाली आय का सिर्फ 8,000 जो है इसका वेतन दिया जाएगा। मान लो उस साल 10,000 आय हुई हो, 10,000 रुपये, तो 8,000 इसका वेतन निकलेगा और बाकी जो 2,000 है वह कहलाता था अधिशेष, और वह सीधा जो है राजकोष में जमा होता था, वह बादशाह के पास राजकोष में पहुंचाया जाता था 2,000 जो है अधिशेष। और दोस्तों इसी अधिशेष को एक मुख्य शब्द आता है फवाजिल, इसको जो है फवाजिल कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फवाजिल किसके कहा जाता था, अधिशेष जो होता था, अधिशेष राजस्व, उसको फवाजिल कहा जाता था। और यह जो जागीर है इनमें वसूली के लिए, ये मनसबदार यहाँ से वसूल नहीं करते, इससे वसूली के लिए केंद्रीय कर्मचारी नियुक्त होते थे। केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति, यानी केंद्र द्वारा कर्मचारी नियुक्त होता था इस जागीर से वसूली करने के लिए। तुमने देखा मनसबदारों का जो है जागीर दी जाती थी, परंतु उस पर कोई अधिकार नहीं होता था। केवल उससे प्राप्त होने वाले राजस्व या आय से उस मनसबदार का वेतन दिया जाता था। मान लो किसी मनसबदार का वेतन 8,000 हो और उससे प्राप्त होने वाली आय 10,000 या उससे ज़्यादा हो, तो जो 8,000 के अलावा जो बचा हुआ है वह अधिशेष कहलाता था, और वह सीधा राजकोष में जमा कराया जाता था, और उसको अधिशेष को बोलते थे फवाजिल। और जागीर पे जो वसूली का कार्य करते थे वो केंद्रीय कर्मचारी नियुक्त होते थे राजा के बादशाह के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और वही जो है वसूली का कार्य देखते थे। अब हम और देखते हैं मनसबदारी के बारे में। इसके अलावा हम देखें तो प्राय जो है 10 से लेकर 10,000 तक का मनसब प्रदान किया जाता था। यानी प्राय जो है 10 से लेकर 10,000 तक का मनसब ही प्रदान किया जाता था। और यह जो मनसब था ये दशमलव प्रणाली पर आधारित था। दशमलव प्रणाली पर आधारित, दशमलव जो है प्रणाली पर आधारित था। इसके अलावा हम देखें 10 से लेकर 10,000 तक का मनसब प्रदान किया जाता था, और प्राय 5,000 के ऊपर का अगर हम देखें तो 5,000 के ऊपर का जो मनसब होता था वह राज परिवार के व्यक्तियों को दिया जाता था।
राज परिवार के जो व्यक्ति होते थे उनको 5,000 के ऊपर का मनसब दिया जाता था। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जिनको मनसब दिए गए हैं जो राज परिवार के सदस्य नहीं थे, उनको हम देखते हैं। जैसे अकबर द्वारा जो दिया गया था वह मिर्ज़ा अजीज कोका, इनको मनसब दिया गया था 7,000 का, अकबर द्वारा दिया गया। इसके अलावा मान सिंह को दिया, इनको भी 7,000 का। इसके अलावा और हम देखें तो शाहजहाँ ने जो है आसफ खां को 9,000 का मनसब दिया। यानी ये कुछ अपवाद है जिन जो कि राज परिवार के सदस्य नहीं था, फिर भी उनको 5,000 से ऊपर का मनसब दिया गया। शाहजहाँ ने आसफ खां को दिया था, अकबर ने जो है मिर्जा अजीज कोका मान सिंह को मिला। इसके अलावा औरंगजेब ने जो है दोस्तों वह जसवंत सिंह को, इसको दिया इन्होंने 7,000 का। इसके अलावा शाहू को 7,000, और हम देखें तो जयसिंह को, इसको भी जो है 7,000 का मनसब दिया गया। और अगर बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर ने जो है दोस्तों 12,000 का मनसब जहांगीर को दिया गया। जहांगीर को 12,000 का मनसब दिया। किसने दिया? अकबर द्वारा। अकबर द्वारा जो है जहांगीर को 12,000 का मनसब प्रदान किया गया। और इसके अलावा जो खुर्रम है, खुर्रम को जो है दोस्तों 60,000 जात और 40,000 सवार का मनसब दिया गया। इसको खुर्रम को जो बनाया गया 40,000 जात और 60,000 जात और 40,000 सवार का इसको मनसब बनाया गया। तो हमने देखा 10 से लेकर 10,000 तक का मनसब प्रदान किया जाता था, 10 बलों प्रणाली पर आधारित था। 5,000 के ऊपर का जो मनसब है वह राज परिवार के सदस्यों को दिया जाता था, लेकिन इसमें कुछ अपवाद थे जो हमने देखे। अकबर द्वारा मिर्जा अजीज कोका को 7,000 का, मान सिंह को 7,000 का, शाहजहाँ द्वारा आसफ खां को 9,000 का, औरंगजेब ने जो है जसवंत सिंह, साहू और जयसिंह को दिया 7,000 के। इसके अलावा जहांगीर को अकबर द्वारा 12,000 का मनसब प्रदान किया गया तथा जो खुर्रम को जो है 60,000 जात और 40,000 सवार का मनसब दिया गया था। अब हम और देखते हैं आगे। जात व सवार के आधार पर प्रथम मनसब पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है कि जात व सवार के आधार पर प्रथम मनसब किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रथम मनसब प्रदान किया गया था मिर्जा शाहरुख को। मिर्जा शाहरुख को जो है जात व सवार के आधार पर प्रथम मनसब प्राप्त हुआ और वह था 500 जात और 2,000 सवार। यह मिर्जा शाहरुख को प्राप्त हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं जो 5 से 500 तक थे वह मनसबदार कहलाते थे। इसके अलावा 500 से 2,500 तक के जो थे वह अमीर कहलाते थे और 2,500 से लेकर उससे अधिक जितने भी थे वह अमीर ए आज़म या उमजा कहलाते थे। दोस्तों हालांकि तीनों को ही जो है मनसबदार कहा जाता था, तीनों जो है मनसबदार की श्रेणी थे, इनको जो है मनसबदार ही माना जाता था। परंतु अगर देखा जाए तो 5 से 500 तक थे वो एक्चुअल में जो मनसबदार थे, 500 से ऊपर जो थे अमीर कहलाते थे और 2,500 से अधिक जो है वह अमीर आज़म या उमजा कहलाते थे। अब हम और देखते हैं जात व सवार के आधार पर जो मनसबदारियों की श्रेणियां थी वह देखते हैं। जात व सवार के आधार पर
मनसबदारों की श्रेणी। तो जात व सवार के आधार पर जो मनसबदार की श्रेणी होती थी वह देखते हैं। तो प्रथम श्रेणी क्या होती थी? जो प्रथम श्रेणी थी उसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रथम श्रेणी के मनसबदार। तो इसमें क्या होता था दोस्तों? जात व सवार, जात व सवार दोनों बराबर होते थे। दोनों जो होते थे बराबर, यानी अगर 2000 जात है तो 2000 ही सवार उसके पास होते थे, उतने ही सैनिक होते थे, उतने ही सवार होते थे। और अगर हम बात करते द्वितीय श्रेणी की मनसबदार की, द्वितीय श्रेणी के जो मनसबदार थे उसके अंतर्गत ये जो जात है वह अधिक होता था सवार से, यानी सवार से जो है जात अधिक होता था। कि मान लो ये 5000 है, ये सवार जो है यह भी जो है ये इस जात के आधे से अधिक होता था। यानी अगर ये 5000 है तो ये 3000 हो सकता था, यानी 2500 से अधिक, आधे से अधिक होता था, जात के आधे से अधिक सवार होता था। इसके अलावा हम देखें तृतीय श्रेणी का मनसबदार, तो यह जो है इसके अंतर्गत हम देखते हैं जात बड़ा होता था और जात जो है मान लो 5000 है, ये 2000 होती है, यानी आधे से कम। यानी हम देखें अगर तो प्रथम श्रेणी के मनसबदार जो थे इसमें जात और सवार दोनों बराबर होते थे। द्वितीय श्रेणी के जो मनसबदार है जात अधिक होते थे और सवार जो है वह जात के आधे से अधिक होते थे। और तृतीय श्रेणी अगर हम देखें तो जात अधिक होता था सवार से, लेकिन जो सवार है वह जात के आधे से कम होता था, जात के आधे से कम होते थे। तो इस प्रकार ये 3 श्रेणियां दी गई थी मनसबदारों की, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। और हमने देखा था कि मनसबदारों का जो वेतन है वह जात व सवार दोनों को मिलाकर निर्धारित किया जाता था, दोनों को मिलाकर निर्धारित होता था। तो ये हमने देखा मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। अब हम इसी के अंतर्गत आगे देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत अकबर के समय, जहांगीर के समय और शाहजहाँ के समय। इसके अलावा जो है औरंगजेब के समय क्या परिवर्तन हुए वह देखते हैं। देखते क्या क्या परिवर्तन किए गए इसमें। तो अगर हम अकबर के समय देखें तो दोस्तों अकबर के समय जो है अकबर ने दह विस्ती का नियम लगाया। अकबर के समय दह विस्ती का नियम शुरू किया या लागू किया। यानी इसका मतलब होता था एक सवार 2 घोड़े रखेगा। यह दह विस्ती का नियम था कि प्रत्येक जो सवार है वह 2 घोड़े रखने पड़ेंगे उसको। और हम जहांगीर को अगर देखें, इसने क्या परिवर्तन किए इस व्यवस्था में, इसने एक नया कंसेप्ट लाया, 2 अस्पा और सिंह अस्पा। तो ये क्या होते थे हम देखते हैं, 2 अस्पा या सिंह अस्पा, यानी इसके अंतर्गत जो है एक सवार जहां यहां 2 घोड़े रखता था यहां 3 घोड़े रखेगा। एक सवार जो है 3 घोड़े रखेगा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता 2 अस्पा सिंह अस्पा। तो यह जहांगीर द्वारा शुरू किया गया था। और अगर शाहजहाँ की बात करें तो इसने क्या परिवर्तन किए, यह जो है महाना पद्धति लेके आया। महाना पद्धति यानी मंथ स्केल, यानी महीने पर आधारित पद्धति लेके आया। यानी 3 माह, 4 माह, 6 माह, 8 माह के आधार पर मनसबदार अपना जो है सैनिक उत्तरदायित्व कम कर सकते थे। अपने जो उनको जागीर से जो भी राजस्व वसूली जो प्राप्त हो रही है उसके आधार पर महाना पद्धति जो है शाहजहाँ लेकर आया। क्योंकि शाहजहाँ के सामने जो है मनसबदारी व्यवस्था में अनेक प्रकार की समस्याएं आई थी। मान लो ये एक्स जागीर है
और इसमें किसी मनसबदार का वेतन 8,000 निर्धारित है और यहाँ से जो आय है वह 5,000 ही हुई, तो अब क्या करें? इस 3,000 जो बाकी है वह कहाँ से चुकाएगा? तो इस चक्कर में जो है मनसबदार साझा द्वारा ये माहाना पद्धति लाई गई कि मनसबदार जो है अपने सैनिक उत्तरदायित्व है कम कर सकते हैं, यानी सैनिकों की जो संख्या है उनको घटा बढ़ा सकते हैं महीनों के आधार पर, यानी कोई चाहे तो 6 महीने सैनिक रख सकते हैं, 6 महीने नहीं रख सकते हैं, इस प्रकार। तो इसी को कहते हैं माहाना पद्धति, जो कि कौन लाया था? शाहजहां लाया था। इसके अलावा अगर औरंगजेब के बारे में देखें कि औरंगजेब ने क्या किया, तो दोस्तों औरंगजेब जो है उसने मशरूत व्यवस्था लाया, बहुत इंपॉर्टेंट है मशरूत व्यवस्था, यह औरंगजेब द्वारा लाई गई। इसमें क्या होता था दोस्तों? मशरूत व्यवस्था के अंतर्गत आपातकाल अगर आया, आपातकाल में जो है सवार की संख्या में वृद्धि, यानी आपातकाल में जो है सवार की संख्या में मनसबदार वृद्धि कर सकते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने मनसबदारी व्यवस्था में जो परिवर्तन हुए उनको देखा। अकबर के समय दहविस्ती का नियम आया जिसमें एक सवार 2 घोड़े रखेगा। जहांगीर के समय 2 अस्पा सिंह अस्पा या सें अस्पा भी इसको बोलते हैं, वो एक सवार 3 घोड़े रखेगा। शाहजहां के समय महाना पद्धति आई जिसमें सैनिक उत्तरदायित्व मनसबदार जो है कम कर सकते हैं, और औरंगजेब के समय जो है मशरूत व्यवस्था लागू की गई जिसमें आपातकाल में सवार की संख्या को जो है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। अब हम इस मनसबदारी व्यवस्था के प्रभाव देखते हैं, क्या क्या इसके प्रभाव रहे। तो अगर प्रभाव के अंतर्गत हम देखते हैं, सबसे पहले केंद्रीकृत जो है प्रशासनिक व्यवस्था बनी, यानी पूरा मनसबदारों को जो है नियुक्ति वगैरह सबका कार्य जिसका अधिकार एकमात्र बादशाह को होता था, तो हमने देखा तो केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था आई। इसके अलावा वही जो हमने इसकी विशेषताओं में देखा था या उद्देश्यों में देखा था, अभिजात वर्ग जो था एवं योग्य व्यक्ति का जो है योग्य व्यक्तियों को प्रशासन का अंग बनाना, ये इसकी प्रमुख प्रभाव था। कई सारे योग्य व्यक्ति जो है प्रशासन के अंग बने। इसके अलावा बादशाह का नियंत्रण, यानी समस्त प्रकार से मनसबदारी व्यवस्था पर जो था बादशाह का नियंत्रण था। कहाँ किस मनसबदार को लगाना है, किसकी पदोन्नति करनी है, किसकी जो है नियुक्ति करनी है, वो सारा अधिकार जो था बादशाह को था। योग्य नौकरशाही व पद सोपानिक व्यवस्था ही यह मिली। इसके अलावा जो है संगठित वफादार वर्ग प्राप्त हुआ। ये बादशाह के प्रति पूरे वफादार रहते थे मनसबदार। संगठित जो है वफादार वर्ग प्राप्त हुआ। इसके अलावा और हम देखें तो सारे मनसबदार थे जो उन्होंने क्षेत्रीय और अपनी भाषा को बढ़ावा दिया, कला को बढ़ावा दिया। तो क्षेत्रीय कला भाषा, इससे जो है इसको साहित्य को बढ़ावा मिला। और अगर हम देखें मनसबदार जो है धर्मों, सभी धर्मों, संस्कृति, यानी कई सारे जो मनसबदार अलग अलग धर्मों के थे और वह कई संस्कृतियों को उनके जो है वह संरक्षक बने। धर्मों संस्कृतियों के संरक्षक बने और उन्हीं से जो है संबंधित संस्कृतियों का प्रसार हुआ। इसके अलावा और देखें तो प्रादेशिक विस्तार हुआ। तो ये हमने इसके प्रभाव देखे। केंद्रीकृत प्रभाव प्रशासनिक व्यवस्था, अभिजात एवं योग्य व्यक्तियों को प्रशासन का अंग बनाना, बादशाह का नियंत्रण रहा, योग्य नौकरशाही व पद सोपानिक व्यवस्था बनी।
संगठित वफादार जो वर्ग है वह प्राप्त हुआ। क्षेत्रीय कला भाषा साहित्य को बढ़ावा मिला। मनसबदार धर्मों संस्कृतियों के संरक्षक बने और प्रादेशिक जो है विस्तार हुआ। अब इस मनसबदारी व्यवस्था की कुछ कमियां थी वह देख लेते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अगर कमियों की बात करें हम, तो कमियों के अंतर्गत अगर सबसे पहले देखें तो अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया। अत्यधिक केंद्रीकरण का मतलब यह था कि बादशाह की जो स्थिति थी, या बादशाह जो है मनसबदारी व्यवस्था का आधार बन गया। यानी सभी कुछ उसके हाथ में था, बादशाह के हाथ में। और मनसबदारी व्यवस्था जो थी, इसके अलावा हम देखें तो बादशाह की योग्यता भी मनसबदारी का व्यवस्था का आधार बन गया। इसके अलावा और हम देखें तो सैनिक जो है बादशाह के प्रति वफादार न रहकर मनसबदारों के प्रति वफादार थे। यानी इनकी नियुक्ति जो है मनसबदार सैनिक से डायरेक्ट कनेक्ट में रहते थे, तो मनसबदारों के प्रति ज़्यादा वफादार थे सैनिक। इसके अलावा जो हमने देखा, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मनसबदारों की संख्या में वृद्धि होती गई, यह भी एक कमी थी। आगे जाकर यह समस्या बन गई। मनसबदारों की संख्या में वृद्धि, जैसे हमने देखा अकबर के समय में जो है, अकबर के समय हम देखते हैं कि जो 1600 मनसबदार थे। इसके अलावा जहांगीर के समय यही जो है 2947 हो गए। जहांगीर के समय 2947, और यही मनसबदार आगे जाके शाहजहाँ के समय जो है 6400 हो गए। तो इस तरह मनसबदारों की संख्या में वृद्धि होती गई, और इस पे जो है प्रशासन, इससे जो है प्रशासन पर दबाव बना, क्योंकि जागीर तो उतनी ही थी और लगातार मनसबदारों की जो संख्या में वृद्धि होती जा रही थी, तो इसकी तुलना में, संख्या की तुलना में वेतन व जागीर की कमी जो है, इसकी कमी आई। तो यह भी एक प्रमुख जो है इसकी कमी रही मनसबदारी व्यवस्था की। इसके अलावा जो है मनसबदारी में शोषण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, और उसके अलावा हमने देखा हस्तांतरणीय थी, यानी मनसबदारों का ट्रांसफ़र हो जाता था, तो मनसबदार जो थे वह ज़्यादा विकास कार्यों में अपना योगदान नहीं देते थे, क्योंकि वह जानते थे कि 3 साल बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाना, तो वह ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उनका अपना योगदान जो है विकास कार्यों में नहीं दे पाते थे। यह भी एक इस व्यवस्था की जो है दोस्तों कमी रही थी। तो दोस्तों हमने देखा ये आज का टॉपिक हमारा मनसबदारी व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने मनसबदार के अंतर्गत जात सवार, इसकी विशेषता, इसके प्रभाव, और विभिन्न जो शासक आए थे मुगल शासक, उनके समय में कैसी रही मनसबदारी व्यवस्था, दोअस्पा, सिंहस्पा, दहबिस्ती का नियम, मशरूत व्यवस्था, सारा कुछ हमने इस वीडियो में देखा। और आज के टॉपिक के अंतर्गत हमने सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको कवर किया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।